नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। नजरिया में आज हम खास मुलाकात करेंगे मध्य प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष विजेश लूनावत से। विजय जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको उपाध्यक्ष बनने की बधाई, और उसके साथ पहला सवाल कि संगठन ने इतनी देर क्यों कर दी आपको यहाँ लाते लाते। धन्यवाद। और पार्टी को समय नहीं लगा। 1990 से मैंने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया था। पहले परिषद, फिर युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष रहा, युवा मोर्चा का काम किया, जिले का काम किया। उसके बाद 2002 से लगातार 2003, 2008 और 2013 ये 3 चुनावों में चुनाव प्रबंधन का काम किया। बीच में 2005 से 2007 तक मीडिया प्रभारी भी रहा। उसके बाद प्रवक्ता, फिर मुख्य प्रवक्ता, यानी पार्टी लगातार कार्यकर्ता को दायित्व देती जा रही थी और काम देते जा रही थी। सवाल यही है कि 2011 में आप मुख्य प्रवक्ता थे, उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2012 से 14 तक आपके पास कोई पद नहीं था। नहीं, अचानक नहीं हुआ ना, चुनाव आ गए थे, विधानसभा चुनाव आए। विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रबंधन का पूरा काम, प्रचार प्रसार का पूरा काम, पूरा प्रबंधन का दायित्व देखा। तो लगातार पार्टी दायित्व दे रही थी, काम दे रही थी, और लगातार पार्टी ने जो भी इतने सालों में, इतने वर्षों में काम दिया, उसको निभाने की मैंने कोशिश की है। अच्छा, संगठन में अब आप जिस पद पे हैं, आपका कहना है पार्टी लगातार दायित्व दे रही है, लेकिन जिस पद पे हैं अब आप क्या मानते हैं, आपकी मेहनत है या पार्टी की मेहरबानी है? निश्चित है कि मेरे बड़े नेताओं, जिनका मुझे स्नेह और आशीर्वाद मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह जी चौहान, संगठन महामंत्री अरविंद मेनन जी, इन लोगों का विश्वास है और मैं कोशिश करूंगा कि इन लोगों के विश्वास पर मैं खरा उतरूं। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि आपने लगातार इलेक्शन मैनेजमेंट में हिस्सा लिया, 2003 का, 2008 का और 2013 का। एक बड़ी चीज़ ये थी कि 2003 का जो चुनाव था वो बीजेपी के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण चुनाव था कि दिग्विजय सिंह को हटाना है, उमा भारती को स्टार कैंपेनर पार्टी ने बनाया था, बाकायदा आप लोगों ने एक ऑफिस खोला और उसको इलेक्शन मैनेजमेंट जैसी बात करी। तो इतने मतलब आप चुनाव प्रबंधन में अब आप अपनी वो बता चुके हैं कि हमसे बेहतर चुनाव प्रबंधन कोई नहीं करता। तो जब आप इतने कुशल चुनाव प्रबंधक हैं तो बेसिकली ये होता क्या है चुनाव प्रबंधन? 2003 और 2013 दोनों के चुनावों में भी अंतर था। 2003 में एक माहौल था, प्रदेश में पूरी तरीके से दिग्विजय सिंह के कुशासन से जनता भी घबरा गई थी और किसी भी तरीके से सबने ठान रखा था कि इसको यहां से हटाना है। इससे पहले तक कहीं भी चुनाव प्रबंधन नाम की चीज नहीं होती थी, इलेक्शन मैनेजमेंट नहीं होता था। मैनेजमेंट करते थे दिग्विजय सिंह जी, जो कहा करते थे कि मैंने इलेक्शन मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। हमने उनको सिखाया, हमने उनको बताया और उनकी बात को सही किया कि हां, इलेक्शन मैनेजमेंट से ही जीते जाते हैं। और 2002 में जावली बनी। जावली उस जंगल का नाम है जहां शिवाजी ने अफजल खां का वध किया था। उस जंगल के नाम पे हमने वहां जावली बनाई, पूरा एक चुनाव प्रबंधन सेल बना। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ 2 कमरों में वो पूरा चुनाव सेल था। पूरा प्रचार प्रसार, पूरी डिजाइनिंग, और सबसे बढ़िया चीज उस टाइम से लेके जो आज तक का चर्चित नारा है, आज भी मध्य प्रदेश की जनता जिसे नहीं भूली है, मिस्टर बंटा ढार भी जावली की ही उपज था, जावली की ही देन था, और आज भी उस आदमी के साथ वो नाम चिपका हुआ है। और वहां से लेके लगातार, चाहे वो बूथ मैनेजमेंट हो, मतदान केंद्र तक का मैनेजमेंट हो, सामग्री, चुनाव सामग्री बूथ तक पहुंचे, ये पहली बार हिंदुस्तान के किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं किया था। वो मध्य प्रदेश में काम किया। और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी वो है जिसने कुशाभाऊ ठाकरे ने जिसको सींचा है, राजमाता सिंधिया ने जिसको सींचा है, और उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए इसी मैनेजमेंट को हमने लगातार 2008 और 2013 में भी किया। उमा भारती हमारी नेता थी 2003 में, फायर ब्रांड नेता, और पूरी तरीके से जनता दिग्विजय सिंह को उखाड़ने के लिए तैयार थी। मौका था, मैनेजमेंट था, और उसको कर दिखाया। 2-3 चीजें, एक तो आपने कहा कि 2004 का माहौल ही कुछ और था, जनता खुद चेंज चाहती थी। दूसरा, आपने दूसरी चीज कही कि दिग्विजय सिंह कहते थे कि इलेक्शन जो है अच्छे से वैसे नहीं जीते जाते, जनता के बीच जाके मैनेजमेंट से जीते जाते। तो क्या जो दिग्विजय सिंह का मैनेजमेंट था वही मैनेजमेंट बीजेपी का था? नहीं, जनता के बीच जाके मैनेजमेंट का काम भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया। दिग्विजय सिंह तो इलेक्ट्रॉल पोल में मैनेजमेंट करते थे। आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा आपको, एक एक घर में, रीवा में एक घर में 1600 सदस्य पाए गए थे, एक मतदान केंद्र के केवल एक घर में। यानी पूरे मतदान केंद्र में 1000-1100 लोग होते हैं, लेकिन एक ही घर में 1600 लोग थे।
और आपको याद होगा वो भी कि स्टेशन के ऊपर से जब यहां से रीवा गाड़ी जा रही थी और सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पे जा रहे थे तो दिग्विजय सिंह मुर्दाबाद, श्रीनिवास तिवारी मुर्दाबाद के नारे लगते हुए यहां से गए थे। यानी कितना आक्रोश था। मैनेजमेंट हमने किया बूथ मैनेजमेंट, हमारा कार्यकर्ता हर बूथ पे रहे, हमारा मतदाता निकल कर आए और वोट डाले, और उसी का नतीजा था 173 सीटें 2003 में, 2025 सीटें लोकसभा में, उसके बाद 2008 में 143 सीटें और 2013 में तो बम्पर 165 सीटें। इसमें तब भी दिग्विजय सिंह वाला मैनेजमेंट नहीं था, तो फिर बीजेपी का मैनेजमेंट क्या था जिसके लिए इतनी बड़ी आपको जावली बनानी पड़ गई? हमारे हर कार्यकर्ता को काम मिले और हर कार्यकर्ता को काम दिया, उसको सिस्टमेटिक और साइंटिफिकली काम दिया। कैसे? वही बेसिकली इलेक्शन मैनेजमेंट क्या करते हैं आप लोग? बूथ का कार्यकर्ता बूथ लेवल पे पूरी जानकारी एकत्र करना, मतदान सूची को करना, कितने वहां पर मतदाता वहां रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, किससे जुड़े हुए हैं, कहां कहां जुड़े हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, अपनी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को करना, न्यूट्रल लोगों को करना, उसको आइडेंटिफाई कर कर साथ में जोड़कर वोटिंग वाले दिन वो वहां आ जाएं, इसकी तैयारी करना। प्रचार प्रसार की दृष्टिकोण से जितनी भी नेगेटिव चीजें या 2008 या 13 में हमारे जो पॉजिटिव हो सकते थे उन सबको मीडिया में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उसको करना। उमा जी की यात्रा, जो यात्रा निकाली गई थी 2003 में चुनावों से पहले पूरे प्रदेश में, उसको पूरा मैनेज करना। जन आशीर्वाद यात्रा 2008 और 2013 में माननीय शिवराज जी ने निकाली, उसके पूरी तरीके से मैनेज करना, लोगों तक पहुंचना, जन जन तक पहुंचना, और जो काम सरकारें नहीं कर सकती हैं वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से और पार्टी के माध्यम से करना। पर एक सवाल ये भी है कि आपका कार्यकर्ता बूथ तक पहुंचा, लेकिन वोटर ने वोट बीजेपी को कैसे डाला? कांग्रेस का यही आरोप है कि जो वोट बीजेपी को जा रहे हैं वो एक्चुअल में बीजेपी के वोट नहीं है, ईवीएम में कुछ आप लोगों ने गड़बड़ी करी है। देखिए 2003 तो ईवीएम भी उनकी थी, लोग भी उनके थे। 2008 चुनाव आयोग 2003 में लेकिन जनता उनकी नहीं थी। मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूं। तो ईवीएम वाला जो आरोप है, सरकार भी उनकी थी, प्रशासन भी उनका था, लेकिन जनता उनकी नहीं थी। जनता पूरी तरीके से दिग्विजय सिंह के कुशासन से ऊब चुकी थी। ये आरोप 2003 का नहीं है, 2013 का आरोप है। 2008 और 2013 कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा था, पाने को कुछ नहीं बचा था। जनता लगातार 2008 के बाद भी जितने चुनाव हुए, चाहे बाई इलेक्शन हुए हैं, पूरी तरीके से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका था। दिग्विजय सिंह हो, सुरेश पचौरी जी हो, कांतिलाल भूरिया हो, अरुण यादव हो, सबको एक कोने पे बैठा चुकी थी। ये लोग अपने उबाऊ नेतृत्व को मानने को तैयार नहीं थे। और 2008 और 13 दिल्ली में सरकार थी यूपीए की, सोनिया गांधी जी के इशारों पे चलने वाली रिमोट वाली सरकार थी। चुनाव आयोग उनके कहने पे चलने वाला था, लेकिन जनता शिवराज सरकार के कामों को, शिवराज सरकार की उपलब्धियों को, और शिवराज जी ने जो पंक्ति के आखिरी व्यक्ति के लिए किया था, गरीब तबकों के लिए किया था, युवाओं के लिए किया था, महिलाओं के लिए किया था, यानी हर वर्ग को, सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी भाजपा को जो पूरी तरीके से चरितार्थ किया शिवराज जी ने, उसी का नतीजा था कि हम 2008 और 13 में फिर से सरकार बना के लाए। तो मैनेजमेंट क्या माना जाए कि बीजेपी भी अब ये मान रही है कि चुनाव मैनेजमेंट से जीता जाता है? मैनेजमेंट भी एक पार्ट है, लीडर भी एक पार्ट है, कैडर भी एक पार्ट है, लेकिन उसको केवल एक कोच की जरूरत कहां पड़ती खेल में कि उस खेल को तरीके से मैनेज कर लें। T20 खेल रहे हैं, पहले 5 ओवर में कितना मारना है और आखिरी में कितना मारना है, यही जरूरत पड़ती है, और उसी को केवल लयबद्ध कर देना, इसी का नाम मैनेजमेंट है। तो आपने यही मैनेजमेंट किया 3 सालों में? इसको करने की कोशिश की। तो किस तरह से आप तय करते थे कि कब आपको किस समय, जैसे इलेक्शन मैनेजमेंट, अभी हम 13 की बात करें, आपने मिस्टर बंटाधार नारा 10 साल पुराना जो बताया 2003 का, उसके बाद अगर अभी के इलेक्शन की बात करें तो अब की बार जो बीजेपी ने किया था कि लगातार न्यूज़पेपर्स में जो एड दिए जाते थे, उसी एड को लेकर लगातार पर्सनल अटैक करते हुए कभी राहुल गांधी पे, कभी सोनिया गांधी पे, और खासकर राहुल गांधी को निशाना बनाया था। राहुल गांधी के लिए कुछ नेगेटिव करने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर इतना क्यों किया गया? वो अपने आप ही प्रूव कर देते हैं। सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया है, राहुल गांधी की योग्यता को सब जान चुके हैं और सब देख चुके हैं। उसको करने की जरूरत नहीं थी, केवल लोगों को याद दिलाने की जरूरत रहती थी। हमने अपनी बात भी रखी, हमने अटल बिहारी वाजपेयी के कामों को भी याद करा, और शिवराज जी ने जो 10 सालों में काम किया,
काम किया, चाहे वो महिलाओं के लिए किया हो। सवाल यह है कि राहुल गांधी के बारे में कुछ भी निगेटिव बताने की जरूरत नहीं थी, तो उसके बाद भी शुरुआत इतनी ज्यादा राहुल गांधी से सवाल कर करके क्यों करी गई थी? क्या कारण क्या थे इसके पीछे? व्यक्तिगत उन्होंने चालू किया, शिवराज जी जैसे नेता के ऊपर उनने आरोप लगाने चालू किए और लगातार वो अटैक करते गए। और राजनीति में प्रचार ऐसी चीज होती है कि आपको काउंटर अटैक करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारी हमेशा से यह रहा है कि शुरुआत हम करेंगे और खत्म भी हम करेंगे, और हम जो प्रचार प्रसार करते थे फॉलो कांग्रेस करती थी। दिग्विजय सिंह को याद नहीं दिलाया आपके बाद फिर दिलाया, उसके बिना तो कोई चुनाव हो ही नहीं लेकिन इस सकता। बार आप लोगों ने राहुल गांधी पे ज्यादा अटैक किया। राहुल गांधी पे भी किया, मनमोहन सिंह जी पे भी किया, यूपीए की निकम्मी सरकार पे भी किया, और दिग्विजय सिंह तो सदाबहार है ही हमारे लिए, और हमारे लिए नहीं। और ये मैं वाकई दिल से कह रहा हूं, आज भी आप उन लोगों से पूछिए जो बड़े हुए हैं 93 से लेकर 2003 के बीच, आखिर उस आदमी ने किया क्या? मतलब कुल मिला के माना जाए कि कांग्रेस दिग्विजय सिंह को कितना याद रखा है मालूम नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को जिंदा रखा है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने उस बंटा ढार को, लोगों के दिल में आज भी उतनी उससे चिढ़ है, उतनी ही नफरत है उस आदमी से, जिसने हमें कम से कम 20 साल पीछे छोड़ दिया मध्य प्रदेश को। नहीं तो मध्य प्रदेश आज देश का नंबर 1 राज्य हो। तो मतलब ये माना जाए कि दिग्विजय सिंह को जिंदा रखने में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश बीजेपी का हाथ है। ऐसे जिंदा रहना, अगर जिंदा रहना होता, सोशल मीडिया हो या ट्विटर हो, जहां आप जाइए, मुझे तो यह आश्चर्य होता है कि इतने सब कुछ होने के बाद भी उसने सार्वजनिक जीवन से संन्यास क्यों नहीं लिया। और शायद दिग्विजय सिंह जी का चेहरा देख देख के ही आज हम लोगों की भी होती है, और किसी भी नेता की होनी चाहिए कि काम करना चाहिए, और एक ही होता है राजनीति में, विकास विकास और विकास। जनता के लिए काम करें, जनता के काम करें, और तभी आगे बढ़ सकते हैं। और शिवराज जी केवल एक एजेंडा लेके चल रहे हैं, वो है विकास का एजेंडा। 24/7 एक ही काम, मध्य प्रदेश की जनता और उसका विकास। अच्छा, एक लाइन में पूछा जाए तो शिवराज के 10 साल और मोदी का 1 साल कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे देखते हैं? यह इसमें कंपैरिजन ही नहीं है। विकास की एक पहचान है शिवराज सिंह चौहान, और ये जो साल है नरेंद्र भाई मोदी का, ये तो बेमिसाल एक साल। ये साल आजाद हिंदुस्तान के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, और आने वाले समय के लिए, आने वाला जो स्वर्णिम भविष्य भारत का तय होने जा रहा है, उसके लिए इस साल को याद किया जाएगा। 2018 की तैयारियां शुरू कर दी पार्टी ने, क्या क्या तैयारियां करी गई हैं? लगातार जनता के बीच जाना, जनता से संवाद करना, और अपने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो नगर पंचायत का पार्षद हो, चाहे सरपंच हो, चाहे विधायक हो, सबकी जिम्मेदारी है कि लगातार जनता के दुख सुख से जुड़े, उनकी सुने, और मध्य प्रदेश की भाजपा शासन की उपलब्धियों को नीचे तक पहुंचाए। इन दिनों कार्यकर्ता बहुत उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, खासकर जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं। जिस तरीके से दूसरी पार्टी से लोगों को लाके सदस्यता दिलाई जा रही है, दूसरी पार्टी के लोग इलेक्शन के समय काफी बड़ी संख्या में लोगों ने ज्वाइन करा, कांग्रेस के लोगों ने, सपा के लोगों ने, तो बीजेपी के कार्यकर्ता तो इस समय काफी उपेक्षित है। देखिए, परिवार बढ़ता है तो सब लोग जुड़ते हैं, और जो आना चाहता है, दिल से आना चाहता है, उसका स्वागत होता है, और खुले दिल से स्वागत होता है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसने दीनदयाल जी का समय भी देखा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का समय भी देखा है, कुशाभाऊ ठाकरे का समय भी देखा है, और शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र भाई मोदी का समय भी देख रहे हैं। और इसी को लेते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने यह कल्पना की थी कि एक ऐसी ऑनलाइन व्यवस्था की जाए सदस्यता की, कि पूरे देश में हर जगह कार्यकर्ता सिर्फ मोबाइल बनाने से सदस्य बन जाए, और जिसकी इच्छा हो वो बने, बीजेपी स्वेच्छा से बने और अपनी इच्छा से बने, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो, कोई गलत फर्जी फॉर्म नहीं भरे जाए। जो अपने मोबाइल का बटन दबाएगा वही सदस्य बनेगा, और उसी कल्पना को साकार किया। विश्व की नंबर 1 पार्टी बन गई भारतीय जनता पार्टी, और हम भी मध्य प्रदेश में 1 करोड़ का आंकड़ा हम लोगों ने पार कर लिया है। बीच में बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर काफी सारे जोक चलने लगे थे व्हाट्सएप पे, कि पता चला कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, सबसे ज्यादा मारे गए लोग बीजेपी के सदस्य हैं। जिस तरीके से पार्टी ने टारगेट दिया है, तो वो ये चल रहा था कि पता चला कोई बारात को चाकू दिखा के रोक लिया और सभी को बीजेपी की सदस्य बना दिया गया। कुल मिला के इसकी प्रामाणिकता क्या है? मिस्ड कॉल किसने मारा, कहां से मारा? मिस्ड कॉल को लेके जो किया जा रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, इसकी प्रामाणिकता क्या है? कोई भी चीज बनेगी उसी पे बनेगी जिसमें कोई दम होगी, कोई बात होगी, कोई नई चीज होगी, उसी के ऊपर सोशल मीडिया भी बोलेगा, उसी पे भी जोक भी बनेंगे, और उसकी तारीफ भी होगी। कोई भी किसी का मोबाइल, दीप्ति जी, जबरदस्ती नहीं दबवा सकता।
आपके मोबाइल पर मैं जबरदस्ती 1800-266 नहीं डायल 2020 नहीं डायल कर सकता। आप ही डायल करेंगी, सदस्यता का नंबर आता है, आप फिर अपने डिटेल SMS करती हैं, तब जाके सदस्य बनती हैं। विजय जी, आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।